Hello, I hope you are doing well. In the previous video, we have discussed what is national income and its key points. Now we are going to discuss concepts related to national income. So let's get started. So पहला कंसेप्ट जो कि नेशनल इनकम से रिलेटेड है वो जीडीपी है, जिसको हम क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? वो ये है कि मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ एनी कंट्री। यानी किसी मुल्क की हुदूद के अंदर एक साल में तैयार करदा तमाम हतमी सामान और ख़िदमात की मार्केट वैल्यू। अब यहाँ पर वन फाइनेंशियल ईयर लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को काउंट करते हैं जो कि एक फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस होती हैं। यानी पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर ऑफ पाकिस्तान, वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 जुलाई to 30th June. This is the financial year of Pakistan. And within the geographical boundaries, अब इससे मुराद हमारी क्या है? यानी कि किसी मुल्क की हुदूद के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मुल्क है, इसकी हुदूद के अंदर जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वो हमारी जीडीपी में शामिल होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जापान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान में प्रोडक्शन कर रही है, जिसको हम टोयोटा कहते हैं। लाइकवाइज पाकिस्तानी इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन है विद इन पाकिस्तान, फॉर एग्ज़ाम्पल सर्विस की जो प्रोडक्शन है विद इन दी जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान, दे आर इंक्लूडेड इन आवर जीडीपी। अगर जापानीज़ कंपनी जो है ये अगर पाकिस्तान में प्रोडक्शन कर रही है और एंड एट द सेम टाइम सर्विस कंपनी जो है वो भी पाकिस्तान की हुदूद के अंदर ही प्रोडक्शन कर रही है, तो दोनों की प्रोडक्शन की जो मार्केट वैल्यू होगी वो पाकिस्तान की जीडीपी में इंक्लूड होगी। सिमिलरली जो फॉरेनर्स जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, लाइक चाइना के जो लोग हैं पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान के जो कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, मतलब कि किसी भी मुल्क से जो लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उनकी जो अर्निंग होगी वो हमारी जीडीपी में हमारी जीडीपी में उसको शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तानी सिटीजन्स किसी बाहर के मुल्क में लाइक मिडल ईस्ट में काम कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, या वो अमेरिका में काम कर रहे हैं, एनी फॉरेन कंट्री, अगर वो वहाँ पर काम कर रहे हैं तो वो हमारी जीडीपी में शामिल नहीं होंगे, बल्कि वो उस स्पेसिफिक उस कंट्री की जीडीपी में शामिल होंगे। Now the next concept which is related to national income is GNP. Now we discuss the definition of GNP. So basically GNP is the total market value of all final goods and services produced by countries' citizens in a given financial year irrespective of their production. यानी किसी मुल्क के शहरियों के ज़रिए किसी भी माली साल में तैयार करदा तमाम तैयारशुदा सामान और ख़िदमात की कुल मार्केट वैल्यू, चाहे वो किसी भी जगह प्रोड्यूस हुई हो, अगर उनके सिटीजन्स के ज़रिए प्रोड्यूस हुई है तो वो उस मुल्क की जीएनपी में शामिल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तानी सिटीजन्स, ये पाकिस्तान है, ये किसी और ममालिक में काम कर रहे हैं, यानी यूरोपियन ममालिक में काम कर रहे हैं या वो मिडल ईस्ट में काम कर रहे हैं, कहीं पर भी काम कर रहे हैं, तो जो उनकी अर्निंग होगी वो पाकिस्तान की जीएनपी में शामिल होगी। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली चीज़ ये है कि जो फॉरेन सिटीजन्स
फॉरेनर्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो यहाँ से निकल जाएगी, वो उनके रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में उनकी जीएनपी में शामिल होगी। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जापानीज़ कंपनी जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनकी जो अर्निंग होगी वो पाकिस्तान की जीएनपी में शामिल नहीं होगी, बल्कि उनके रिस्पेक्टिव कंट्री यानी जापान की जीएनपी में शामिल होगी। लाइकवाइज पाकिस्तानी कंपनी किसी बाहर के ममालिक में काम कर रही है, वहाँ पर प्रोडक्शन कर रही है, लाइक सर्विस है, वो मल्टीनेशनल कंपनी है, तो वो किसी और मुल्क में काम कर रही है। अब जो उसकी प्रोडक्शन होगी, उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी, वो उनकी उस रिस्पेक्टिव जिस मुल्क में वो पाकिस्तानी कंपनी काम कर रही है उसकी जीएनपी में शामिल नहीं होगी, बल्कि उसकी प्रोडक्शन की मार्केट वैल्यू पाकिस्तान की जीएनपी में शामिल होगी। अब हम जीएनपी का फार्मूला डिस्कस करते हैं। बेसिकली जीडीपी के केस में मैंने इस वजह से आपको फार्मूला नहीं बताया था ताकि जीएनपी के साथ ही सिंप्लीफिकेशन के साथ आपको जीडीपी का फार्मूला भी पता चल जाए। अब जीएनपी क्या होता है? जीएनपी इक्वल होता है जीडीपी प्लस इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, यानी बाहर के मुल्क में आपके सिटीजन्स जो बाहर के मुल्क में रह रहे हैं उन्होंने कितनी इनकम आपको भेजी वो प्लस होगी, माइनस करेंगे जो कि यहाँ से फॉरेनर्स जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने अपने मुल्क में जो इनकम भेजी उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जीएनपी आ जाएगा। अब जब हम मैथमेटिकली करते हैं तो फिर हम जब जीडीपी निकालना है अब हम लोगों ने, तो जीडीपी तो यहीं का यहीं रहेगा। अब जब ये उस साइड लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इस जगह पर माइनस आ जाएगा। अब माइनस जीडीपी इक्वल हो गया जीएनपी माइनस इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कि हमारे जो सिटीजन्स हैं जो कि पाकिस्तान के सिटीजन्स बाहर के मुल्क में काम कर रहे हैं उन्होंने कितनी इनकम भेजी उसको आप जीएनपी में से माइनस कर देंगे, और आपने जो फॉरेनर्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनकी इनकम को आपने प्लस करना है, तो आपके पास जीडीपी आ जाएगा। इन शॉर्ट हम इसको ये जो चीज़ है इसको हम नेट फैक्टर भी कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, मतलब कि इनकम टेकन आउट minus this one is equals to this. Now we are going to discuss what is net national product. So basically it is a measure of national production of a country obtained by deducting the amount of depreciation from GNP. यानी जब हम GNP में से डिप्रेसिएशन अलाउंस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास NNP आ जाएगा। अब सवाल यहाँ पर जो उभरता है वो ये है कि डिप्रेसिएशन क्या होता है। तो बेसिकली डिप्रेसिएशन जो है वो ग्रेजुअल डिक्रीज़ इन द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन एसेट ओवर टाइम इज कॉल्ड डिप्रेसिएशन। कि जब इकोनॉमिक वैल्यू जो है किसी भी चीज़ की एसेट की वो जब गिरना शुरू कर जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम तो उसको हम डिप्रेसिएशन अलाउंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नई बस चल रही है तो उस बस की जो जब वो नई चलेगी तो उसकी वैल्यू उस टाइम पर कुछ और होगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू होगी वो दिन ब दिन कम होती चली जाएगी। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट which is a concept related to national income. So basically it is a total of all incomes earned by factors of production in the form of wages, rent, interest and profit. यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की तमाम इनकम को जब हम प्लस कर देंगे, सम करेंगे, उसका टोटल निकालेंगे तो हमारे पास नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट आएगी।
अब यहाँ पर हम लोगों ने एक बात याद रखनी है कि कैपिटलिस्ट इकॉनमी में 4 किस्म के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। पहला जो होता है वो लैंड होता है, लैंड का जो रिवार्ड होता है वो रेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर रेंट जो है वो डिस्कस किया जा चुका है। लेबर का जो रिवार्ड होता है वो वेज है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास वेज भी है। कैपिटल का जो रिवार्ड होता है वो इंटरेस्ट होता है, और ऑर्गेनाइजेशन का जो रिवार्ड होता है वो प्रॉफिट है, यानी इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट को यूज़ इस वजह से कर रहे होते हैं ताकि जो इफ़ेक्ट है सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्सेस का उसको ख़त्म किया जा सके। अब ये जो नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट है ये बेस कर रहा होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर, ना कि मार्केट प्राइसेस पर। अब जो इसका फार्मूला है वो ये है कि नेशनल इनकम जो है वो इक्वल होता है नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट वो इक्वल होता है एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्सेस लगाए जा रहे होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज पर जो टैक्सेस होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस की सिंपल सी एग्जांपल ये है कि जब आप मार्केट में जाते हैं, आपने एक शैम्पू की बोतल ख़रीदी है, तो उस पर जब आप देखेंगे कि अगर 100 रुपीज़ की है तो कोई लगभग 17-18% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स जो है उस पर लगाया जाता है, ठीक है। इसी तरह सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी जो होती है वो एक गवर्नमेंट इंसेंटिव होता है ताकि जो किसी भी कमोडिटी की प्राइस है वो उसको लो रखा जा सके। ये गवर्नमेंट इंसेंटिव आप कह सकते हैं, ठीक है। अब जब एनएनपी में से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं और सब्सिडीज को प्लस करते हैं तो हमारे पास नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। सो नेक्स्ट कंसेप्ट which is related to national income is personal income. So basically personal income is a total income received by the people from all sources. So इसका फार्मूला क्या होता है कि नेशनल इनकम में से जब हम सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन को माइनस करते हैं, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि एक कंपलसरी पेमेंट जो आपने गवर्नमेंट को देनी ही देनी होती है इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट्स इन फ्यूचर, माइनस कॉरपोरेटेड टैक्सेस, यानी वो टैक्सेस जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज या बड़ी बड़ी कंपनीज को या इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने होते हैं, माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। बेसिकली बहुत सारा प्रॉफिट, बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती हैं कि जो अपना तमाम का तमाम प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर्स में तकसीम नहीं करती, बल्कि कुछ पार्ट जो होता है वो उसको एज ए रिज़र्व अपने पास रखती हैं। प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट, ट्रांसफ़र पेमेंट्स में क्या इंक्लूड होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में दिए जाते हैं, स्कॉलरशिप्स, ज़कात जो कि मुस्लिम्स देते हैं, तो ये तमाम के तमाम जो हैं वो ट्रांसफ़र पेमेंट में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस डिस्पोजेबल इनकम। So disposable income is the total net amount left with individuals and household when they have paid direct taxes. यानी जब कोई फर्द या कोई घर अपने डायरेक्ट टैक्सेस पे कर देता है और जो लेफ्ट अमाउंट, जो बाकी अमाउंट उसके पास बच जाती है वो उसकी डिस्पोजेबल इनकम होगी। यानी जब हम पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्सेस को, पर्सनल टैक्सेस कौन से होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस भी कहलाते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस जिसमें हमारे पास इनकम टैक्स आ जाता है। When they pay this tax and we deduct this from personal income, what we get is disposable income. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो कंसेप्ट्स हैं रिलेटेड टू नेशनल इनकम समझ आ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।